हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। भारत के 3 विधि अधिकारी। भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये तीनों जो हैं भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवार। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी की सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में बोल सकता है, उसमें शामिल हो सकता है किसी भी कमेटी में, लेकिन वोट करने की बारी आएगी तो वोट नहीं कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद न होकर वैधानिक पद है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? B नरसिंह राव। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? B नरसिंह राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं, किसके सृजन के द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोकलेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोकलेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत के संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। 148 में चर्चा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति। 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। 149 में क्या वर्णित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 150 में संघ तथा राज्य के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो है अनुच्छेद 151 के तहत जी वह रिपोर्ट जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? वर्ष 1971। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीट राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के अनुसार किया गया है? वर्ष 1971। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य में ही चयनित किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार से प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों की चर्चा की बात की गई है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की गणपूर्ति सदस्य की कुल सदस्य के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं।
राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधारित पर है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? वर्ष 2026 तक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। संसद से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन का चर्चा किया गया। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की चर्चा है। 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात की गई है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि की बात की गई है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित एवं संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित एवं संदेश देने का अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 88 में सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार की चर्चा की गई है। 88 में संसदों के संबंध में मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार की चर्चा की गई है। 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति की चर्चा की गई है। 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र एवं पद से हटाया जाना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाए तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 95 में लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का चर्चा किया गया है। संसद के सचिवालय का चर्चा अनुच्छेद 98 में किया गया है। अनुच्छेद 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 100 में दोनों सदन में मतदान, रिक्तियां के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 100 में दोनों सदन में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति की चर्चा की गई है।
101 में स्थानों का रिक्त होना, अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होने की चर्चा की गई है। 102 में संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय है। अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय है। अनुच्छेद 104 में कहा गया, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए अथवा निहर्त किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड का प्रावधान की चर्चा की गई है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य यानी आंग्ल भारतीय को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यह समाप्त वैसे हो गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत की किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय यानी भारत में जो संचित निधि है उससे किस उसमें क्या क्या खर्च होता है, उसी से राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं उससे संबंधित अन्य खर्च जो है भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है उनका भी खर्च संचित निधि से, भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, ये सभी खर्च जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता एवं पेंशन
यह खर्च भी भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए, ये खर्च भी भारत के संचित निधि से किया जाता है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदानों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदान की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों की आवंटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश 29। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इनका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कर्तव्य यह है कि नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब किसी विधेयक का प्रस्ताव में पक्ष और विपक्ष बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है तथा उसका अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।